एक ऐसा समय जो डर और खामोशी में डूबा हुआ था। ये था व्हाइट टेरर का दौर। 4 लंबे दशक जहां देश पर मार्शल लॉ का साया था। साल 1947 से 1987 तक इस अंधेरे युग की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी की उस घटना से जिसे इतिहास 228 नरसंहार के नाम से जानता है। इन वर्षों में किताबें प्रतिबंधित थीं, विचार अपराध थे और सरकार के खिलाफ सिर्फ फुसफुसाना भी यातना या मौत का कारण बन सकता था। डर हर जगह था, दीवारों में, हवाओं में और लोगों की आंखों में। इसी माहौल में जन्म लेती है हमारी कहानी, डिटेंशन। हमारी कहानी एक किशोरी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, फांग रे शिन, जिसे सब्रे कहकर बुलाते हैं। वो पढ़ती है ग्रीनवुड हाई स्कूल में, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं है। यहां की हवा घुटन से भरी हुई है। लाउडस्पीकर से बार बार एक ठंडी आवाज गूंजती है। जासूसी या उससे जुड़ा कोई भी कृत्य मृत्युदंड के योग्य अपराध है। अनुशासन बेहद सख्त है, डर हर पल मौजूद। एक दिन एक छात्र चौंग को रोक लिया जाता है। उसे रोकता है इंस्पेक्टर बी, स्कूल का मिलिट्री इंस्ट्रक्टर। कारण सिर्फ इतना कि उसने टोपी ठीक से नहीं पहनी थी। तनाव हवा में तैरने लगता है। इंस्पेक्टर उसका बैग तलाशी लेने का आदेश देता है और उसी पल वेई चौंग का दोस्त बीच में कूद पड़ता है। बहुत चालाकी से वो अपने बैग से एक पपेट निकालता है, एक ऐसा खिलौना जो प्रतिबंधित है, जो ध्यान भटका देता है, जो जोखिम भरा है। लेकिन उसी एक पल में चौंग बच जाता है, क्योंकि उसके बैग में कुछ और था, कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक, एक प्रतिबंधित किताब। इसके बाद छात्रों को झंडे के सामने मार्च करने के लिए मजबूर किया जाता है। सभी शरीर एक साथ हिलते हैं, एक साथ झुकते हैं, जैसे इंसान नहीं, सैनिक हों। यह उस समय की मिलिट्री पकड़ की एक डरावनी याद दिलाता है। बाद में वे चुपके से स्कूल के एक छिपे हुए स्टोर रूम में जाता है। यहीं एक गुप्त बुक क्लब इकट्ठा होता है। छात्र और शिक्षक जो अपनी जान जोखिम में डालकर प्रतिबंधित किताबें पढ़ते हैं, कॉपी करते हैं, वो ज्ञान जो उनसे छीन लिया गया था। हर पन्ना एक अपराध है, हर शब्द मौत का खतरा। लेकिन राज ज्यादा देर छुपे नहीं रहते। समय बीतता है और फिर वेई पकड़ा जाता है। अधिकारियों द्वारा उस पर यातनाएं की जाती हैं, इतनी भयानक कि वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी दुनिया में नहीं होता। स्कूल वही है, लेकिन फिर भी नहीं। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ, रंग गायब, जैसे ये जगह एक डरावना सपना बन चुकी हो। यहीं से कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है, नाइटमेयर। अगले ही पल रे भी इसी बदली हुई दुनिया में होश में आती है। स्कूल अब एक सर्वाइवल हॉरर जैसा है, सूखा, खामोश, बेजान। तभी वो एक आवाज सुनती है, एक लड़की की, जो एक साथ हंस भी रही है और रो भी रही है। आवाज क्लासरूम से आ रही होती है। डर के मारे रे वहां से भागती है, लेकिन तभी उसे दिखता है मिस्टर चौंग। वो उसे कॉरिडोर में चलता हुआ दिखता है। रे उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में घुसता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और तभी वो रोने की आवाज फिर लौट आती है, इस बार और पास। रे पलटती है और सामने वो खुद को देखती है, बिना चेहरे वाली, उसकी ही तरह दिखने वाली एक डरावनी परछाई। वो आकृति उसकी ओर बढ़ती है। रे भागकर खाली ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है। अंदर एक आवाज फुसफुसाती है, देश तुम्हारा आभारी होगा। अचानक डरावनी झलकियां। रे खुद को स्टेज पर लटकी हुई देखती है, दर्शकों के चेहरे नकाबों से ढके हुए। एक और दृश्य, किसी को कुर्सी पर बैठाकर फांसी दी जा रहे, और फिर सब कुछ गायब, सिर्फ डर बचता है। तभी
वे वहां आ जाता है। रे का डर टूटता है। दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं एक बेनाम कब्र। लेकिन जब रे ध्यान से देखती है तो कब्र पर उसी का नाम लिखा होता है। स्कूल से बाहर जाने वाली सारी सड़कें गायब हो चुकी होती हैं। कुछ भी नहीं, जैसे वे इस दुनिया में कैद हो चुके हों, साइलेंट हिल की तरह। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2, लालटेन वाला साया। रे और वे कब्र के सामने खामोशी से खड़े रहते हैं। हवा बेहद भारी है। स्कूल अब सिर्फ इमारत नहीं लगता, बल्कि एक पिंजरा। वे औपचारिक रूप से एक दूसरे से परिचय करते हैं, लेकिन वे पहले से रे को जानता है। उसकी घबराई हुई देह भाषा सब कुछ कह देती है। वो उसे पसंद करता है। लेकिन जैसे ही रे गुप्त बुक क्लब का जिक्र करती है, वे असहज हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। तभी स्कूल के एक दफ्तर से फोन बजने लगता है। पुराना, तेज, लगातार। वे फोन उठाता है। दूसरी तरफ एक ठंडी, बेजान आवाज, यहां से निकल जाओ। लाइन कट जाती है। रे को लगता है यह आवाज मिस्टर चोंग की थी। अगर वो जिंदा है तो शायद मदद कर सकता है। दोनों उसके दफ्तर की ओर बढ़ते हैं। अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मेजें खोली गई हैं, कागज बिखरे पड़े हैं। मिस एन और चोंग दोनों के डेस्क तलाशी जा चुके हैं। वे को एक नोट मिलता है, एक बातचीत चोंग और रे के बीच की। वो पढ़ने ही वाला होता है कि रे झपट कर कागज छीन लेती है। उसी पल पास लगे शीशे में उसकी परछाई मुड़ने लगती है। एक विकृत, डरावना चेहरा, तेज झटका, एक अचानक डर। दोनों स्कूल के भीतर और गहराई में जाते हैं। रे की पुरानी क्लासरूम के दरवाजे पर एक कागज चिपका है। उस पर लिखा है, इन द मॉर्निंग, सुबह में। एक चेतावनी या एक सजा? अब उन्हें चाहिए स्टोर रूम की चाबी। वे चौकीदार मिस्टर गाओ के पास जाते हैं और वहीं सच सामने आता है। गाओ बताता है उसे पहले भी यातनाएं दी जा चुकी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बार वे को चाबी दे दी थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है। आंखों में दर्द नहीं, गुस्सा है। वो चिल्लाता है, मैंने सब कुछ खो दिया और अब मैं वफादारी साबित करूंगा। वो वे पर टूट पड़ता है। एक भयानक पीछा शुरू होता है। रे और वे भागते हैं। दरवाजे बंद, गलत गलियारे, अंधेरा। आखिरकार वे बाथरूम में छुप जाते हैं, एक स्टॉल के भीतर सांस रोककर। और तभी कुछ आता है। जमीन पर लोहे की जंजीरों की आवाज, घसीटती हुई, भारी कदम, धीमे, निर्दयी। ये है लालटेन वाला भूत। उसके सांसों की आवाज कमरे में गूंजती है। वो उनके स्टॉल के सामने रुक जाता है। सन्नाटा। वे की जेब से चाबी फिसलती है। टकराने ही वाली होती है, लेकिन रे हवा में ही पकड़ लेती है। दोनों जमे रहते हैं। दिल सीने से बाहर आने को होता है। आखिरकार भूत आगे बढ़ जाता है। वे बच निकलते हैं। फिलहाल चलते चलते रे को एक और झलक दिखाई देती है, खुद की। और फिर एक फ्लैशबैक। रे और मिस्टर चोंग, कुछ ऐसा जो अधूरा था। आखिरकार वे स्टोर रूम पहुंचते हैं। अंदर जमीन पर किताबें बिखरी हैं, खून से सनी हुई। यह दुनिया सिर्फ सपना नहीं है, यह हकीकत का डरावना प्रतिबिंब है। वे को एक चीज दिखती है, चोंग का पपेट, टूटा हुआ। यह संकेत है बुक क्लब का अंत। और तभी एक और फ्लैशबैक। हम मिलते हैं मिस एन से, एक शिक्षिका
और गुप्त बुक क्लब की संस्थापक। यही उनका सुरक्षित ठिकाना था। लेकिन फिर मिलिट्री पुलिस घुस आती है। मिस्टर होंग को पकड़ लिया जाता है। उसके सिर पर काला बैग घसीटते हुए ले जाया जाता है। डर सबको जकड़ लेता है। क्या वो यातना में सब कुछ बता देगा? मिस एन सबको ढाढ़स बंधाती है। वो नहीं टूटेगा और जिद करती है, हमें काम जारी रखना होगा। डर के बावजूद सब मान जाते हैं। बाहर निकलते हुए वे की रे से टक्कर हो जाती है। उसके बैग से किताबें गिर जाती हैं, प्रतिबंधित किताबें। रे समझ जाती है वे भी क्लब का हिस्सा है। वे घबराकर उससे विनती करता है, किसी को मत बताना। रे कोई जवाब नहीं देती। वापस नाइटमेयर में वे और रे एक पुराने बंकर में जाते हैं जहां कभी क्लब मिला करता था। लेकिन वहां जांग है, एक और छात्र। वो किताबें आग में जला रहा है, रोते हुए। टूट चुका है। वो चिल्लाता है, इंस्ट्रक्टर बी सब जानता है। चोंग ने हमें धोखा दिया। वो टूट कर कहता है, हम सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे, बस यही तो किया था। तभी लालटेन वाला भूत फिर प्रकट होता है। उसका कंकाल सा हाथ जांग की गर्दन पकड़ लेता है। उसके सिर पर काला बैग बन जाता है। सांस घुटती है और पल भर में जांग मर जाता है। अब साफ हो जाता है ये भूत इंस्पेक्टर बी का राक्षसी रूप है। वो रे और वे की ओर मुड़ता है। दोनों भागते हैं और यहीं पर पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 3 मुखबिर। भागते भागते रे और वेई एक बंकर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां सुरक्षा नहीं मिलती। वहां खड़ी होती है मिस एन और उसी पल सच सामने आता है। मिस एन धीमी लेकिन भारी आवाज में कहती है, बुक क्लब को धोखा देने वाला कोई और नहीं, रे थी। रे की आंखों के सामने सब कुछ टूटने लगता है। एक एक करके बुक क्लब के सदस्य गायब होने लगते हैं। दीवार पर उनकी तस्वीरें जलने लगती हैं। हर जलती तस्वीर एक मौत का सबूत। और अंत में मिस्टर चोंग की तस्वीर दीवार पर उभरती है। अब कोई शक नहीं, वो भी मर चुका है। वही रे की ओर देखता है। उसकी आंखों में सवाल है, गुस्सा है, दर्द है। लेकिन जवाब मिलने से पहले रे भाग जाती है। अकेला रह जाता है वेई। वो एक लंबे गलियारे में पहुंचता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बैनर, हर बैनर पर स्मृति चिन्ह, मौत की घोषणा। उसी समय रे खुद को स्कूल के उसी गलियारे में पाती है जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब वो देखती है अपना ही काला रूप उसे दौड़ाता हुआ, और उसी क्षण सच खुलता है। रे ही वो परछाई है। वो इस दुस्वप्न में फंसी हुई है, एक अंतहीन चक्र में। यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, द विसल ब्लोअर, मुखबिर। अब हम रे के अतीत में जाते हैं, उसका घर जहां कोई सुकून नहीं है। उसका पिता एक मिलिट्री अफसर है, शराबी, हिंसक। वो रे की मां पर अत्याचार करता है। रे बुद्ध की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठती है, भागने की प्रार्थना करती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं। एक दिन इंस्पेक्टर बी रे से मिलता है। मीठी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करता है। अगर कुछ संदिग्ध दिखे तो बताना। लेकिन तभी मिस्टर चोंग उसे वहां से ले जाते हैं, अपने दफ्तर में। और यहीं एक और सच सामने आता है। रे और चोंग का रिश्ता सिर्फ शिक्षक और छात्र का नहीं था। वो रिश्ता भावनात्मक था, गहरा। रे के लिए यह रिश्ता उसके अंधेरे जीवन की इकलौती रोशनी था। लेकिन फिर सब टूट जाता है। एक दिन रे घर लौटती है और देखती है अधिकारियों ने उसका घर घेर रखा है। उसके पिता को पकड़ा जा रहा है, सिर पर काला बैग। वो चीखती है, रोती है, अपनी मां से कहती है, इंस्पेक्टर बी को बुलाओ। और तभी सच सामने आता है।
उसकी मां ही उसके पिता की मुखबिर थी, सालों की हिंसा का बदला। टूटी हुई रे मिस्टर चोंग के पास भागती है। वहीं उसे थोड़ी राहत मिलती है। चोंग उसे एक हार देता है, एक निशानी। वो वहीं सो जाती है और फिर वही दुस्वप्न। एक और फ्लैशबैक। मिस एन चोंग से भिड़ती है। उसे डर है कि रे के साथ उसका रिश्ता बुक क्लब को खतरे में डाल देगा। रे ये बातचीत सुन लेती है, लेकिन गलत समझती है। वो सोचती है चोंग और मिस एन एक दूसरे के करीब हैं। ईर्ष्या उसके दिल में जहर बन जाती है और चोंग भी दूरी बना लेता है, क्लब की सुरक्षा के लिए। नाइटमेयर में वेई मॉर्निंग हॉल से गुजरता है। उसे जोर जोर से टकराने की आवाज सुनाई देती है। वो पहुंचता है एक डरावने कमरे में। चारों तरफ पपेट्स, खाली आंखें। आवाज एक अलमारी से आ रही है। उस पर लिखा है देशद्रोही की मौत। अंदर मिस्टर चोंग पीटा हुआ, खून से लथपथ, रोता हुआ। बुक क्लब ने ही उसे दोषी ठहराया था। वेई उसे टूटा हुआ पपेट का सिर देता है, लेकिन अब पपेट के चेहरे पर वही जख्म है जो चोंग के चेहरे पर। चोंग पपेट से खेलते हुए इंस्पेक्टर बी की फांसी का अभिनय करता है। वो कांपती आवाज में कहता है, मैं निर्दोष हूं, धोखा देने वाला तुम हो वेई। अचानक बुक क्लब के सदस्य हवा में प्रकट होते हैं, लटके हुए, कठपुतलियों की तरह। और तभी इंस्पेक्टर बी अंधेरे से बाहर आता है। एक झटके में चोंग को मार दिया जाता है। इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में कहता है, यह मृतकों की दुनिया है। वेई को उल्टा लटका दिया जाता है और तभी रे वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर उसके हाथ में चाकू देता है, कहता है, कर दो। एक भयानक दृश्य में रे वेई का गला काटती है और तभी सच पूरी तरह खुलता है। अतीत में रे ने वेई से एक किताब मांगी थी। वेई ने दे दी, अपने प्यार में अंधा होकर। लेकिन रे अपने पिता को बचाने के लिए और ईर्ष्या में वही किताब इंस्पेक्टर बी को दे देती है। यही था असल धोखा। यहीं पर पार्ट 3 समाप्त होता है। पार्ट 4 स्वीकारोक्ति। नाइटमेयर और गहराता है। रे एक दृश्य देखती है। वो मिस्टर चोंग के साथ एक फिल्म देख रही है। कुछ पल के लिए सब सामान्य लगता है, लेकिन अचानक फिल्म बदल जाती है। स्क्रीन पर उसके अपने अपराध चलने लगते हैं। वही किताब, वही हाथ जो इंस्पेक्टर बी को सब कुछ सौंप देता है। और फिर मिलिट्री पुलिस घुस आती है। मिस एन, मिस्टर चोंग, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रे चारों ओर देखती है। बुक क्लब के सदस्य उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में नफरत है। वे कहते हैं, तुम कातिल हो। रे टूट जाती है। वो रोती है, मैं सिर्फ चोंग को चाहती थी। मैं सब कुछ टूटते नहीं देखना चाहती थी। लेकिन सच बदला नहीं जा सकता। अचानक एक फंदा उसके सामने गिरता है और यहीं सब कुछ साफ हो जाता है। रे मर चुकी है। अपराध बोध से टूटकर उसने खुद की जान ले ली थी। यह पूरा दुस्वप्न कोई भूतिया खेल नहीं था। यह था उसकी आत्मा का दंड, एक ऐसा चक्र जिससे वो भाग नहीं सकती थी। डरावनी झलकियां, परछाइयां, सब सच के टुकड़े थे जिनसे वो मुंह मोड़ रही थी। और अब वो सच स्वीकार कर लेती है। तभी मिस्टर चोंग उसके सामने आते हैं। आखिरी बार वो कहते हैं, अतीत बदला नहीं जा सकता। हम आजादी नहीं देख पाए, लेकिन वेई अब भी जिंदा है। रे समझ जाती है वो मर चुकी है, लेकिन वेई अब भी इस और उस दुनिया के बीच फंसा हुआ है। उधर इंस्पेक्टर बी फैसले पढ़ रहा है। वेई को सजा सुनाई जा रही है।
भूतिया हाथ उसे अंधेरे में खींच रहे हैं। रे उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन लालटेन वाला भूत उसे पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर कहता है, सब भूल जाओ, सच को मरने दो। लेकिन रे इनकार कर देती है। वो परछाइयों से ज्यादा मजबूत बन जाती है। वो वेई को धक्का देती है। भागो! वेई चिल्लाता है, तुम भी चलो। रे सिर हिलाती है। मैं नहीं जा सकती, मैं पहले ही जा चुकी हूं। वेई बाढ़ कूदकर भाग निकलता है और उसी पल स्कूल पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। रे उस अंधेरे में समा जाती है। हकीकत की दुनिया में वेई अपनी कोठरी में होश में आता है। उसका शरीर यातनाओं से टूटा हुआ है। वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। सरकार उसकी जान बख्श देती है, लेकिन जिंदा रहने की कीमत बहुत भारी होती है। साल बीतते हैं, वेई बूढ़ा हो जाता है और आखिरी अध्याय शुरू होता है। द वॉकिंग डेड। ग्रीनवुड हाई स्कूल अब गिराया जाने वाला है। वेई आखिरी बार वहां आता है। मिस्टर चोंग की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठता है। फिर वो स्कूल के भीतर एक किताब ढूंढता है, वही किताब जिसने सब कुछ तबाह किया था। उसके भीतर एक पत्र, मिस्टर चोंग का लिखा हुआ। खाली क्लासरूम में रे की आत्मा फिर प्रकट होती है। वेई उसे पत्र देता है। पत्र में लिखा है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अगले जन्म में, एक ऐसे समय में जहां हमारा रिश्ता अपराध नहीं होगा। रे की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो वही हार पकड़ती है जो चोंग ने उसे दिया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, दुख की नहीं, शांति की। पत्र के आखिरी शब्द गूंजते हैं, आजादी। और यहीं कहानी समाप्त होती है। यही था डिटेंशन, ताइवान की सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली हॉरर कहानियों में से एक। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। कमेंट में बताइए, क्या यह अंत आपको चौंका गया? अगली कहानी तक जिज्ञासु बने रहिए और डरते रहिए।